हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। अब पार्ट 1 जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिटीजनशिप जो है ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर, राइट। तो यानी कि पार्ट 2 की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे कि सिटीजनशिप होती क्या है और कौन सी सिटीजनशिप इंडिया के अंदर है। कौन सी मीन्स सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है। अब सबसे पहले देखते हैं सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है। बाकी की कंट्रीज की तरह हमारे भी यहाँ पे इंडिया के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। कौन से? एक तो है सिटीजन्स, दूसरे हैं एलियंस। अब एलियंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। एलियन का मतलब है जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं इंडिया में, किसी भी पर्पज से आए हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए या किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी काम के लिए जो इंडिया में आए हैं। टूरिस्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स को इंडिया की फुल मेंबरशिप दी जाती है, राइट। तो उनके पास पूरे के पूरे राइट्स होते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं। सारे के सारे उनको सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। सिविल राइट मींस एजुकेशनल राइट्स दिए जाते हैं। जॉब करनी है तो उसके राइट्स मिलते हैं, राइट। अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। पॉलिटिकल राइट मींस कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है या कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी है तो वो सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं। दूसरी साइड एलियंस की बात करें तो एलियंस जो होते हैं उनके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, राइट। एलियंस के पास कुछ राइट्स होते हैं लेकिन मोस्टली जो है राइट्स उनको नहीं दिए जाते। अब एलियंस जो है ये भी दो कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं फ्रेंडली एलियंस, दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन से होते हैं? वो लोग जो कि उन कंट्री से आए हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है, तो वो जो लोग होते हैं वो फ्रेंडली एलियंस होते हैं। एनिमी एलियंस कौन से होते हैं? जिन कंट्रीज के साथ हमारी लड़ाइयां चल रही है, वॉर चल रही है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो वो जो एलियंस होते हैं वो होते हैं एनिमी एलियंस। अब जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियंस कम राइट्स दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। इसमें क्या राइट दे रखा है आर्टिकल 2 के अंदर कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है या डिटेन कर रही है तो सबसे पहले आपका राइट बनता है कि आप उनसे पूछें कि किस लिए मुझे आप अरेस्ट कर रहे हो, मेरा क्राइम क्या है, तो आप उसका रीजन पूछ सकते हो। सेकेंडली आपको ये आजादी है, आपको ये फ्रीडम है कि आप अपने एडवोकेट या किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हो। थर्ड राइट क्या दे रखा है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट कि विद इन 24 आवर्स अगर पुलिस ने आपको कस्टडी में लिया है तो विद इन 24 आवर्स आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, ले जाना होता है। इसमें जर्नी टाइम इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम है ये 24 आवर्स, राइट। तो 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस आपको डिटेन या अरेस्ट करके नहीं रख सकती विदाउट द परमिशन ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये कुछ ऐसे राइट्स है जो इंडियंस के लिए हैं या फ्रेंडली एलियंस के लिए है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन ये एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। एनिमी एलियंस को बिना बताए जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे राइट्स दे रखे हैं, प्रिविलेजेस दे रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही है, राइट। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। तो कौन कौन से राइट्स है एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 15। 15 में क्या है? राइट अगेंस्ट। अब ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर इंडिया के सिटीजन्स को राइट्स या प्रिविलेजेस दे रखे हैं, राइट।
तो सबसे पहले आर्टिकल 15 के अंदर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप कहीं भी जा रहे हो तो वहां पे आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो इंडिया के सिटीजन्स है सिर्फ उनको ही ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम राइट्स दे रखे हैं। राइट टू स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन। आप इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हो, अपनी कोई एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं भी जाकर रह सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का किसी भी पार्ट में बिजनेस कर सकते हो। हाँ, लीगल बिजनेस होना चाहिए, राइट। तो आपको ये राइट टू फ्रीडम दे रखा है अंडर आर्टिकल 19 जो इंडिया का सिटीजन है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दे रखे हैं। अब ये जो राइट्स दिए हुए हैं ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए ये राइट्स दिए हुए हैं, राइट। राइट टू वोट है लोकसभा में। आप लोकसभा की जो इलेक्शंस होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन्स है वो ही वोट दे सकते हैं। या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होती है तो वहां पे भी सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन है, दूसरों को राइट नहीं है। आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हो। पार्लियामेंट एमपी की या एमएलए की सीट के लिए आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हो। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसर्स। कुछ पब्लिक ऑफिसर्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही अलाउड है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट का गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो इन सब पोजीशंस के लिए इंडिया का सिटीजन होना पहली कंडीशन है, राइट। अब इन राइट्स के साथ साथ ये जो हमारे इंडियन सिटीजन है इनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है टुवर्ड्स द स्टेट। क्या ड्यूटीज है? जैसे कि टैक्स पे करना, ये हमारी ड्यूटी है क्योंकि हमें बहुत सारे सरकार ने राइट्स दे रखे हैं। राइट्स दे रखे हैं तो हमारी भी हमारी कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज बनती है, राइट। तो टैक्स पे करना सबसे पहली ड्यूटी। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी को बनाए रखना, इस तरह की कुछ ड्यूटीज हमारी भी बनती है टुवर्ड्स आवर नेशन, राइट। अब इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है बाय बर्थ, दूसरी होती है नेचुरलाइज्ड, राइट। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स होते हैं, एक वो सिटीजन्स होते हैं जो बाय बर्थ है। अब इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया में एक रूल है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, चाहे आप बाय बर्थ सिटीजन हो चाहे बाद में आप इंडिया के सिटीजन बने हो। तो आपके पास राइट है कि आप प्रेसिडेंट के जो बनने के एलिजिबल हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, राइट। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब वो सिटीजनशिप बाय बर्थ है या बाद में एक्वायर करी है ये मैटर नहीं करता। लेकिन वहीं यूएसए में क्या होता है? यूएसए में उल्टा है। यूएसए में प्रेसिडेंट सिर्फ वही पर्सन बन सकता है जो बाय बर्थ वहां का सिटीजन है, राइट। जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन होता है वो एलिजिबल नहीं होता प्रेसिडेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप का। अब इंडिया जो है क्वासी फेडरल है, को पता है, फेडरल फीचर्स भी है इंडिया के अंदर। डुअल पॉलिटी है इंडिया में। डुअल पॉलिटी मींस एक सेंटर पे सरकार है, एक स्टेट लेवल पे भी सरकार काम करती है। तो डुअल पॉलिटी दे रखी है, लेकिन जो सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर वो सिंगल सिटीजनशिप है। कौन सी है? इंडियन सिटीजनशिप है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती, इंडियन सिटीजनशिप होती है हर एक पर्सन के पास जो इंडिया का सिटीजन है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती। अब इंडिया के जो सिटीजन्स है उनको कुछ राइट्स भी दिए गए हैं जो हम देख चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सेपरेट स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है लाइक द अदर कंट्रीज, लाइक यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यूएस ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? यूएस ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप मींस कि आपके पास एक तो जो भी यूएसए का सिटीजन है उसके पास एक तो यूएसए की सिटीजनशिप होगी, दूसरी जो उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा है उस स्टेट की सिटीजनशिप होगी,
राइट। जैसे कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उसके पास एक तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप होगी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की अगर वो किसी स्टेट में रह रहा है, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया में है तो उसके पास विक्टोरिया की भी सिटीजनशिप होगी। तो डुअल सिटीजनशिप होती है, डबल सिटीजनशिप होती है इन कंट्रीज में, राइट। तो यहाँ पे वही बात बता रखी है कि यूएसए में हर पर्सन के पास अकेली यूएस की सिटीजनशिप नहीं होती, पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है। अब इसके साथ साथ उनको डुअल सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं, एक तो नेशनल गवर्नमेंट के, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स मिलते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स। डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो सिटीजन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, किस मैटर्स में, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस हो गया, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो इन अलग अलग फील्ड में, जैसे वोट देने के मैटर में या पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है उस मैटर में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है डबल सिटीजनशिप के केस में। लेकिन सिटीजनशिप के केस में जो सिंगल सिटीजनशिप होती है वहां पे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, यहाँ पे डबल सिटीजनशिप के केस में आप जिस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो तो उसी पर्टिकुलर स्टेट के आपके पास राइट्स होंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि आप दूसरी स्टेट में मूव ऑन कर जाओ और वहां पे जाकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो वहां पे कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन होते हैं डबल सिटीजनशिप के केस में। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप के केस में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप इंडिया में कहीं पे भी जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी जाकर रह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पूरी फ्रीडम दे रखी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। अब इंडिया के अंदर all citizens irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship। अब इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी पैदा हुए हो, कहीं पे भी रह रहे हो, वो चीज मैटर नहीं करती, आपको इक्वल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री। किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे कि कोई पर्सन है उत्तर प्रदेश में, वो पैदा हुआ है, उसके बाद 5-10 साल के बाद पेरेंट्स के साथ वो किसी दूसरी स्टेट में, फॉर एग्जांपल एमपी में मूव ऑन हो गया, एमपी के बाद पढ़ने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए वो चला गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से चलता चलता वो कर्नाटका पहुंच गया जॉब के लिए, तो वहां पे भी उसको सेम ही राइट्स दिए जाएंगे क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो यूपी में पैदा हुआ था, बाद में उसने कहां से पढ़ाई करी है, कहां पे रह रहा है, ये चीजें मैटर नहीं करती। सिंगल सिटीजनशिप में इंडिया के अंदर आप जहां रह रहे हो आपको पूरे के पूरे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे अब एक्सेप्शंस कौन कौन सी है, एक्सेप्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले एक्सेप्शन आती है अंडर आर्टिकल 16 के भी क्लॉज 3 में ये एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है जहां पे क्या होती है, कंडीशंस होती है फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। क्योंकि देखो कुछ स्टेट्स ऐसी होती है कि वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है या वो स्टेट एजुकेशनली थोड़ी सी बैकवर्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो स्टेट है वो अपनी ही स्टेट के जो रेजिडेंट्स है उनको अपॉर्चुनिटीज देती है एम्प्लॉयमेंट की, अपॉइंटमेंट्स की। तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस जो है वो देखने को मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ये एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी स्टेट्स है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राइट, ये 2 स्टेट्स है यहाँ पे ये एक्सेप्शंस देखने को मिलती है कि वहां पे अगर आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो या किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए तो उसी स्टेट का होना जरूरी है, किसी दूसरे स्टेट का जाकर वहां पे जॉब नहीं कर सकता, राइट। तो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग 1957 के अंदर एक एक्ट आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957, रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट आया था। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसने कुछ रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशंस जो थी वो प्रिस्क्राइब करी थी। ये जो क्वालिफिकेशंस थी, रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशंस थी, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन गेजेटेड पोस्ट
जो होती है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ही थी, जो नॉन गेस्टेड पोस्ट है उनके लिए थी, गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए नहीं थी। तो उस टाइम पे 1957 के अंदर अब ये जो एक्सेप्शन थी, इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के लिए ये एक्सेप्शन थी 1957 में। बाद में ये एक्ट 1974 में एक्सपायर हो गया और उसके बाद जो अभी के लिए एक्सेप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए, राइट। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। 15 आर्टिकल कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस मेंशन नहीं है। तो इट मींस के रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ जो स्पेशल बेनिफिट्स है वो वहां के रेजिडेंट्स को दिए जाएंगे, राइट। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट्स। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट है वो अपने लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को कुछ केसेस में जो प्रेफरेंस है वो दे सकती है अपने रेजिडेंट्स को, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे वो क्या कर देते हैं कि जो हमारी स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कुछ फी कंसेशन कर देते हैं अपनी स्टेट के बच्चों के लिए, राइट। तो इस तरह का जो ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अपनी स्टेट के लोगों को वो देते हैं। फिर नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 19 क्या आता है, क्या एक्सेप्शन है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को, वहां के कल्चर को, वहां की लैंग्वेज को, वहां के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, इन पे कुछ लिमिटेशंस लगाई गई है। क्योंकि अब होता क्या है कि आज की डेट में भी इंडिया के अंदर कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अभी भी एंशिएंट टाइम की तरह ही जी रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वो जी रहे हैं। तो जो ऐसे एरियाज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो ऐसे ट्राइबल एरियाज है, तो वहां पे जाकर सेटल होना, रहना, इवन के टूरिज्म के लिए भी वहां जाना रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्शन क्यों करी गई है? वहां का जो लोकल कल्चर है, जो लोकल लैंग्वेज है, उनके जो लोकल कस्टम्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लिमिटेशंस है वो लगाई गई है। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग हैं वो कई बार टूरिज्म के लिए जाते हैं किसी ट्राइब में। अब जो ट्राइब है जो पहले ही इतना पुराना टाइम में जी रहा है, एंशिएंट टाइम में रह रहा है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी का। तो हमारे लोग क्या करते हैं, वहां जाकर उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं, लाइक बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, जो कि उन लोगों के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए टूरिज्म भी ऐसी जगह पे जो है वो बंद किया हुआ है, राइट। अब 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ स्पेशल जो था, एक स्पेशल ही स्टेटस उसको दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370, राइट। अंडर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था। अब यहाँ पे 2019 तक, 2019 से हम पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद वाले टाइम पे भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का अपना ही लेजिस्लेचर था, अपने हिसाब से वो चलता था जम्मू कश्मीर। तो वहां पे जो वो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वही डिसाइड करती थी कि कौन जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो सिंगल सिटीजनशिप का है, लेकिन जम्मू कश्मीर यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन आ गई। अब जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? वहां की सरकार डिसाइड करेगी, राइट। कि वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो वहां का परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं है। और इसके साथ ही जो वहां का परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर का, तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, राइट। किस केसेस में ये स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं? जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट की का कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी काम है, पब्लिक ऑफिस कोई भी होल्ड करना है, तो वहां पे उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे उस स्टेट के लोगों को। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है तो वहां के लोगों को स्पेशल राइट्स प्रिविलेजेस दिए जाएंगे।
स्टेट में सेटलमेंट के लिए स्पेशल राइट्स होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करी गई है वहां पे स्कॉलरशिप के राइट्स दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये सारे के सारे जो राइट्स है ये वहां के रेजिडेंट्स के लिए है, राइट। अब ये जो प्रोविजन था आर्टिकल 370 के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दे रखा है जम्मू कश्मीर को, साथ ही साथ उनका अपना ही अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके साथ साथ अब इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता था इन प्रोविजंस के साथ, ये जो प्रोविजंस वहां पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये प्रोविजंस मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35A के अंदर, राइट। अब ये जो 35A आर्टिकल है ये कब ऐड किया गया, कब इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1954 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, जिसके थ्रू आर्टिकल 35A जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, राइट। तो ये जो ऑर्डर था ये प्रेसिडेंट ने इशू किया था अंडर आर्टिकल 370, क्योंकि 370 में स्पेशल स्टेटस दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, उनका अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का, राइट। अब 2019 में क्या होता है, ये जो कहानी थी 19 से पहले की थी। 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था पहले, इसको खत्म कर दिया जाता है। एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, जिसमें ये जो स्पेशल स्टेटस वाला प्रोविजन था वो खत्म कर दिया जाता है। आर्टिकल 370 जो था ये भी खत्म हो जाता है इसके साथ ही, और इसके साथ ही जो पहले का 54 वाला ऑर्डर था वो भी खत्म हो जाता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो नया ऑर्डर इशू होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। अब यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के अकॉर्डिंग, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया के अंदर, कनाडा की तरह ही सिंगल सिटीजनशिप है, राइट। तो यहाँ पे लोगों को यूनिफॉर्म राइट्स दिए जाते हैं, कुछ केसेस को छोड़कर यहाँ पे यूनिफॉर्म राइट्स दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म राइट्स क्यों दिए जाते हैं, इंडिया में फर्टर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म राइट्स दिए जाते हैं, राइट। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब यूनिफॉर्म राइट्स मिलने के बाद भी इंडिया के अंदर बहुत सारे कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, एथनिक डिस्प्यूट्स। अब व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो मेन गोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे इक्वालिटी के राइट्स दे रखे हैं, तो उसके चलते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है, इतनी लड़ाइयां हो रही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स राइट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो मेन गोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है, राइट। तो यहां तक अब इसके बाद हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2019 के बाद जो ऑर्डर आया था उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है। हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, साथ में एक जो लद्दाख था उसको अलग करके उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं, पार्ट 2 के अंदर ये सिटीजनशिप जो है दे रखा है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परमानेंट या एलैबोरेटिव प्रोविजंस नहीं दिए हुए, जैसे होता है ना परमानेंट प्रोविजंस के हाँ ये पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा या ये पर्सन नहीं होगा, इस तरह से कोई भी परमानेंट प्रोविजंस नहीं है। टाइम टू टाइम जो प्रोविजंस है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस दे रखे हैं, सबसे पहले इन्होंने वो प्रोविजंस दिए थे कि इंडिया के सिटीजन कौन लोग होंगे, तो ये इन्होंने उस टाइम पे डिसाइड करा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई थी। कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। तो इनिशियली इन्होंने जो प्रोविजंस दिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से लेकर, तो वो उन्होंने दिए थे 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो संविधान था लागू हुआ था, फोर्स में आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने बताया कि भाई कौन लोग होंगे जो इंडिया के सिटीजन होंगे और कौन नहीं होंगे, राइट। तो उस हिसाब से इन्होंने प्रोविजंस उस टाइम पे
डाले थे। लेकिन उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। कोई भी पर्सन है उसकी सिटीजनशिप वो कैसे एक्वायर कर सकता है या कैसे उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, उससे रिलेटेड जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स थी वो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उनको नहीं पता था। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल्स है यहाँ पे इनमें इस तरह का कुछ भी नहीं दे रखा है, राइट। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने पार्लियामेंट को पावर दे दी। अब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने देखा कि सिटीजनशिप को लेकर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मैटर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है उसको पावर्स दे रखी है कि वो लॉज बना सकती है सिटीजनशिप को लेकर, राइट। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर्स दे रखी है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको लेकर पार्लियामेंट जो है वो नया लॉ कानून बना सकती है, राइट। अब देखो होता क्या है, एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। अब इनिशियली जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो, यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी शुरू करते हो, तो आपको नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको, या आने वाले टाइम में उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, तो इसमें 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक। तो इस तरह के 4-5 सब्जेक्ट होंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर क्लियर होगा तो हम आईएएस बन जाएंगे। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हो, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इन केस आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे बाद में पता चलती है, राइट। जैसे आपने तैयारी शुरू करी, फिर आपको पता चलता है कि नहीं एक सब्जेक्ट इजी है या कोई सब्जेक्ट टफ है या किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें पता चलती है, राइट। तो सेम यहाँ पे सिटीजनशिप को लेकर हुआ। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम पे इनको लगा कि हमें बस वही बताना है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, कौन कौन लोग इंडिया के सिटीजन होंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम्स आई, सिटीजनशिप को लेकर इश्यूज आए, मैटर्स हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने पार्लियामेंट को पावर्स दी कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप की एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर लॉ बना सकता है, राइट। तो इसी के चक्कर में जो पार्लियामेंट है 1955 में वो एक एक्ट लेकर आया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये जो एक्ट था ये भी टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा, राइट। जैसे छोटा मोटा कोई भी इशू आया सिटीजनशिप को लेकर तो उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती रही, राइट। तो इसको भी टाइम टू टाइम अमेंड करते रहे। ये जो एक्ट आया था 1955 का, अब इस एक्ट के अंदर जो मेजर चेंजेस आई थी वो आई थी 2003 के अंदर। अब क्या चेंजेस आई थी वो भी हम इसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था, फोर्स में आया था, जब इसकी कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम पे इन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा जो इंडिया के सिटीजन बन सकते थे। मतलब 4 कैटेगरी के लोग जो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, राइट। तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो प्रोविजंस थे डाले। अब सबसे पहला जो था वो क्या था कि अ पर्सन हु हैड हिज हर डोमिसाइल इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल है वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। क्योंकि अब देखो उस टाइम पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन इंडिया के सिटीजन है या कौन नहीं है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी आकर इंडिया में रहना शुरू कर दे। अब रह रहा है जो पर्सन इंडिया में तो उसको सिटीजनशिप तो देनी होगी, लेकिन किस बेसिस पे आप सिटीजनशिप दोगे, तो वो कौन से बेसिस थे, वो 4 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड करे हैं, राइट। तो फर्स्ट है जो इंडिया का डोमिसाइल है। डोमिसाइल मींस जो इंडिया का ही रहने वाला है, पहले से यहीं पे ही रह रहा है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या रखी कि एक तो वो इंडिया का डोमिसाइल है, उसके अलावा इन्होंने 3 कंडीशंस दी कि उन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है तो वो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। 3 कंडीशंस कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि वो पर्सन इंडिया में ही पैदा हुआ है। सेकेंड कंडीशन थी कि इफ ईदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स,
उसके जो पेरेंट्स है उनमें से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ है, फादर या मदर दोनों में से एक भी इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इफ ही शी हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, राइट। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई थी, हमारा संविधान जो था वो इन्फोर्स हुआ था, तो उससे इमीडिएटली 5 साल पहले तक वो पर्सन इंडिया में ही रह रहा था। तो इन तीनों में से 3 कंडीशंस कौन सी थी, एक तो वो इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर उसके कोई भी एक पेरेंट्स में इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर वो पिछले 5 साल से, कब से, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से वो इंडिया में रह रहा है। तो इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो उस पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, राइट। अब सेकंड क्या है, सेकंड कैटेगरी आ जाती है अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आए, राइट, तो इंडिया में माइग्रेट हुए, तो अब उनको भी तो इंडिया की सिटीजनशिप देनी है ना। तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा, कोई भी पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। किस केस में दी जाएगी, इफ he she or either of their parents or any of their grandparents was born in undivided India। वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से, या वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। अनडिवाइडेड मींस अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया पाकिस्तान दोनों ही आ जाते हैं, राइट। तो तीनों में से, या वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से कोई भी अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है आफ्टर द पार्टीशन। इसके अलावा इसके साथ ही उन्होंने 2 कंडीशंस और रखी। अब इन दोनों में से अगेन एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, अब यहाँ पे अगेन एक डेट है जो आपको याद रखनी है। डेट कौन सी है, डेट है जुलाई 1948 की। अब ये जो डेट है इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, जुलाई 1948। अब इन्होंने बोला कि ये जो डेट है इस डेट से पहले या तो वो बंदा जो है वो इंडिया में माइग्रेट हो गया है, राइट। कौन सी डेट है, जुलाई 1948। इस डेट से पहले अगर वो इंडिया में आ चुका है तो उस केस में उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर वो पर्सन इस डेट के बाद में इंडिया में आया है, राइट, 19 जुलाई को बाद अगर 20 जुलाई 1948 को भी इंडिया में आया है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और जैसे ही वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन की तो उसके बाद कंटिन्यूसली 6 महीने तक वो पर्सन इंडिया में रहेगा, और आफ्टर 6 मंथ्स वो जो पर्सन है उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहा है तो वो या तो फिर 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया, माइग्रेट हो गया पाकिस्तान से, या फिर वो उसके बाद आया। पहले आया है तो ठीक है, वो इंडिया में ही रह रहा है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो पहले आया है। अगर वो बाद में माइग्रेट हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, 6 महीने तक इंडिया में रहो, आप रजिस्टर हो जाओगे और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये कंडीशंस इन्होंने सेकंड वाली दी। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, थर्ड कैटेगरी है, अब थर्ड अगेन एक डेट है, इसको भी हम याद रखेंगे। वो कौन सी थी, 19 जुलाई 1948। ये कौन सी है, ये डेट है 1 मार्च 1947 की डेट है। अब कोई भी वो पर्सन जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा चुका है, राइट, 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं,
मुझे इंडिया में जाकर सेटल होना है, तो उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। कंडीशन अगेन रजिस्ट्रेशन की है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो इंडिया में पाकिस्तान से इंडिया में आया है, एक बार वो पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर वापस इंडिया आया है सेटल होने के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का सेम क्राइटेरिया है, 6 महीने तक एप्लीकेशन के बाद वो इंडिया में रहेगा, रजिस्टर हो जाएगा, देन वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। फोर्थ कौन सी कैटेगरी है? अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब कोई भी पर्सन है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो पर्सन है वो पर्सन बाद में क्या जाता है, इंडिया के बाहर चला जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है। सपोज वो पर्सन जो है बाद में वो दुबई चला गया, नहीं, दुबई जाकर वहां का वो सिटीजन हो गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, मुझे वापस इंडिया जाना है, इंडिया में जाकर सेटल होना है, राइट। तो दुबई से उसने वापस आना है, दुबई या सिंगापुर या किसी भी कंट्री में, वो फिलीपाइंस में किसी भी कंट्री में वो पर्सन चला गया। तो उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, सिंगापुर से मुझे वापस इंडिया जाना है, इंडिया में जाकर वहां की सिटीजनशिप लेनी है। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगेन क्राइटेरिया सेम ही है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन जो पाकिस्तान की जगह किसी और कंट्री में जाकर सेट हुआ है, इंडिया के आउटसाइड किसी दूसरी कंट्री में पाकिस्तान को छोड़कर, राइट, लाइक सिंगापुर में है, तो सिंगापुर से आकर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसी में बैठते डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो जो है, जो डिप्लोमेट होगा वो उसके रेजिडेंस का जो भी है उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए अप्लाई करेगा, राइट। तो उसके बाद फिर जो भी है उसका सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, राइट। द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया in the country of his her residence whether before or after the commencement of the constitution। जहां पे वो अब इंडिया में वो रह रहा था, कमेंसमेंट से पहले रह रहा था या बाद में रह रहा था, बीच में किसी वजह से वो छोड़कर चला गया, दोबारा इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसके अंदर आता है ओवरसीज इंडियंस का प्रोविजन, राइट। जितने भी ओवरसीज इंडियंस है उनके लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने का ये मेथड है, किसके थ्रू? डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो रजिस्टर हो सकते हैं। अब यही जो 4 कैटेगरीज हमने देखी है उन्हीं को यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज किया गया है। फर्स्ट क्या था? इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। सेकंड था जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया है उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड, जो पाकिस्तान में एक बार चला गया माइग्रेट होकर लेकिन वापस फिर से पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फोर्थ है जो इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रह रहा है, ओवरसीज इंडियन जो है उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, राइट। इसके अलावा सिटीजनशिप को लेकर और भी बहुत सारे प्रोविजंस जो है दे रखे हैं। इन चारों के अलावा भी जो अदर प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर वो क्या है? तो फर्स्ट प्रोविजन है नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही शी हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर किसी ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है, सपोज कोई पर्सन है, उस पर्सन ने सिंगापुर की सिटीजनशिप ले रखी है, अब वो सिंगापुर का सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। या वो सिंगापुर का सिटीजन है, आकर इंडिया के लिए वो अप्लाई कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। सेकेंड क्या है? एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन subject to the provisions of any law made by the parliament। कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो तब तक इंडिया का सिटीजन रहेगा जब तक जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है सिटीजनशिप को लेकर, जो प्रोविजंस बना रही है उसको फुलफिल करेगा, तभी तक वो इंडिया का सिटीजन
रहेगा, राइट। अब सिटीजनशिप को लेकर जो प्रोविजंस बनाने की पावर है पार्लियामेंट को दे रखी है, तो जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप की एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेकर जो भी लॉ बनाए गए, राइट, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप इंडिया के सिटीजनशिप जो है आपको मिलेगी या आप इंडिया के सिटीजन रह सकते हो। लेकिन कल को अगर आप जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं या प्रोविजन दिया है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कल को आप वो फुलफिल नहीं कर रहे तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी हो सकती है, राइट। सिटीजनशिप 19 एक्ट 1955 में सिटीजनशिप की एक्विजिशन और लॉस के बारे में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इसके अंडर आते हैं। ओरिजिनली जो ये एक्ट आया था 1955 के अंदर, तो उस टाइम पे इसके अंदर क्या दिया हुआ था, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, राइट। तो ये जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ था, इसको बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर इसको रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये इस एक्ट की एक सबसे बड़ी जो मेजर अमेंडमेंट हुई है, राइट। तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या थी, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी कि उस टाइम पे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सिटीजनशिप के कुछ जो रूल्स थे उसको हमने फॉलो कर रखा था, जिसको हमने बाद में बिल्कुल ही खत्म कर दिया बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। तो यहाँ पे एक्विजिशन के 5 मेथड्स दे रखे हैं। सबसे पहले कौन सा है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 वेज हैं या 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। तो सबसे पहला मेथड आता है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ कौन होगा, कौन एलिजिबल है इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, तो इसमें कुछ डेट्स दे रखी है, उन डेट्स को हमने ध्यान में रखना है, राइट। डेट कौन सी है, 26 ऑफ जनवरी 1950 से लेकर 1 ऑफ जुलाई 1987, राइट। 26 ऑफ जनवरी 1950 से 1 ऑफ जुलाई 1987 के बीच में कोई भी पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है, इन दोनों डेट्स के बीच में जो इंडिया में पैदा हुआ है या इन दोनों डेट्स को भी जो इंडिया में पैदा हुआ है उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा बाय बर्थ, irrespective of the nationality of his her parents। उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कोई भी हो, इंडियन हो या ना हो, लेकिन अगर वो पर्सन 26 ऑफ जनवरी 1950 से लेकर 1 ऑफ जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुआ है तो वो पर्सन बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। सेकेंडली बाय बर्थ कौन होगा, अगेन अब ये तो बात थी 1 ऑफ जुलाई 1987 तक की, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुए हैं उनका क्या, तो 1 ऑफ जुलाई 1987 से लेकर 3 ऑफ दिसंबर 2004 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो 1 ऑफ जुलाई की डेट थी ये इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन 26 ऑफ जनवरी इंक्लूडेड थी, राइट। 26 ऑफ जनवरी को कोई पर्सन पैदा हुआ है या उसके बाद 1 ऑफ जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे डेट थी 1 ऑफ जुलाई से पहले की, लेकिन यहाँ पे डेट आ रही है 1 ऑफ जुलाई को पैदा हुआ है या उसके बाद और 3 ऑफ दिसंबर से पहले, अगेन 3 ऑफ दिसंबर की डेट यहाँ पे नहीं आती है, राइट। तो 1 जुलाई 1987 से 3 ऑफ दिसंबर 2004 के बीच में जो इंडिया में पैदा हुआ है उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा बाय बर्थ, कब, ओनली if either of his her parents is a citizen of India at the time of his her birth। उसके बर्थ के टाइम पे अगर उसके पेरेंट्स इंडियन है, राइट, अगर उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन है तो उसको भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा बाय बर्थ। अब नेक्स्ट क्या है, फर्दर दोज हु बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 3 ऑफ दिसंबर 2004। अब ये तो बात थी 3 ऑफ दिसंबर से पहले तक की, लेकिन जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद या उस दिन पैदा हुए हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या क्या क्राइटेरिया है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो लोग जो 3 ऑफ दिसंबर 2004 को या उसके बाद इंडिया में पैदा हुए हैं उनको भी इंडिया के सिटीजन माना जाएगा ओनली इफ, कंडीशन क्या है,
only if both of their parents are citizen of India or one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of their birth. बच्चा पैदा हुआ है, उसके या तो दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या दोनों में से एक इंडिया का सिटीजन है, लेकिन जो दूसरा है वो भी इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, राइट। लीगली इंडिया में रह रहा है, ठीक है, एक सिटीजन है, दूसरा लीगली रह रहा है इंडिया में, तो उसके जो बच्चे होंगे वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे बाय बर्थ। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में पोस्टेड है, उनके जो बच्चे हैं या एनिमी एलियंस के जो बच्चे इंडिया में पैदा हो रहे हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट कोई भी पर्सन, अब देखो बाय डिसेंट किसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा? तो पर्सन हु बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 of January 1950 बट बिफोर 3rd of December 1992, अगेन डेट आ गई। डेट कौन सी है? एक तो 26 of January 1950 है, या तो 26 of January 1950 या उसके बाद इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, राइट। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर पैदा हुआ है और बिफोर 3rd of December 1992, तो उसको बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन माना जाएगा अगर उसके जो फादर है, अगर उसके जो फादर है वो इंडिया के सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पे। अब बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है? बच्चा इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो फादर है एट द टाइम ऑफ हिज हर बर्थ, उसके जो फादर है वो इंडिया के सिटीजन थे, तो वो जो बच्चा है वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। कौन सी डेट्स के बीच में? 26 of January 1950 से 10th of December 1992 के बीच में, राइट। अब 10th of December 1992 के बाद या 10th of December 1992 को कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको भी बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर बर्थ। अब यहाँ पे कंडीशन थी कि उसके फादर इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है ईदर के दोनों में से कोई भी एक, फादर या मदर कोई भी एक उसके जो बर्थ के टाइम पे इंडिया का सिटीजन है, तो वो जो बच्चा है वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा बाय डिसेंट, राइट। पैदा इंडिया से बाहर हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन है तो वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। फिर नेक्स्ट 3rd of December 2004 के बाद, 3rd of December 2004 के बाद कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, राइट। 3rd of December 2004 के बाद जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इंडिया का सिटीजन बनने के लिए? तो विद इन अ ईयर, जब वो बच्चा पैदा हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको क्या करवाना होगा? इंडियन कॉन्सुलेट के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी बच्चे के बर्थ की, राइट। अब देखो इंडियन कॉन्सुलेट कौन होते हैं? जो दूसरी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किसी भी दूसरी कंट्री में सपोज बच्चा सिंगापुर में पैदा हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई इंडियन कॉन्सुलेट होगा जो इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे विद इन अ ईयर उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, राइट। या फिर विद इन ईयर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उसकी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी, तभी वो बच्चा जो है वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इंडियन कॉन्सुलेट के पास विद इन 1 ईयर उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, राइट। अब माइनर की जो एप्लीकेशन वो लगा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इंडियन कॉन्सुलेट के पास, तो वो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना पेरेंट्स, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स है उनको रिटर्न में उस माइनर बच्चे के बारे में लिख कर देना पड़ेगा कि हमने इस बच्चे का कहीं भी और किसी कंट्री में पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ, राइट। तो हमें इंडियन पासपोर्ट से ही इस बच्चे को इंडिया लेकर जाना है, हमने किसी दूसरी कंट्री का इसका पासपोर्ट नहीं बनाया, ये रिटर्न में उसके पेरेंट्स को लिख कर देना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट के पास, तो तभी उसको रजिस्टर किया जाएगा उस बच्चे को, राइट। फर्दर, अ माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। अब कोई भी माइनर है, माइनर कौन होते हैं? माइनर होते हैं जो लेस देन 18 ईयर्स होते हैं, 18 ईयर्स से जो छोटे होते हैं, जो अडल्ट अभी तक नहीं हुए, तो उनको माइनर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कोई भी माइनर जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है
तो वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन है, लेकिन साथ ही साथ किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी उसने ले रखी है। तो जैसे ही वो बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसको या तो फिर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। अगर वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ रहा तो विद इन 6 मंथ्स, जैसे ही वो अडल्ट हो जाएगा, 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो विद इन 6 मंथ्स उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, अगर वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ता उस केस में, राइट। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन कौन एलिजिबल है इंडिया के सिटीजन बनने के लिए या कौन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है? तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, हाँ, इलीगल माइग्रेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को छोड़कर? अब कोई इलीगली इंडिया में आया है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बन ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, राइट। तो फर्स्ट केस क्या आता है इसमें? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। अब कोई भी पर्सन है इंडियन ओरिजिन का है, पिछले 7 साल से वो इंडिया में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, राइट। तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है पिछले 7 साल से अगर वो इंडिया में रह रहा है। सेकेंड क्या है कंडीशन, कैटेगरी कौन सी है जिसमें जो रजिस्टर कर सकते हैं? सेकेंड कैटेगरी आती है कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा था या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा था, राइट। तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है। हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, राइट। लेकिन वो पर्सन तो इंडियन ओरिजिन का ही है ना, इंडियन ओरिजिन का है, या तो अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा है या किसी दूसरी कंट्री में बाद में आकर चाहे तो वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, राइट। थर्ड कंडीशन आती है मैरिज की। अब कोई दूसरी कंट्री का लड़का है या लड़की है, आकर उसने इंडियन सिटीजन से मैरिज करवा ली है तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगवा सकता है। हाँ, कंडीशन क्या है? अगेन 7 ईयर्स की कंडीशन है। 7 साल से वो इंडिया में रह रहा है आफ्टर मैरिज, तो मैरिज के बेसिस पे उसको इंडिया का सिटीजनशिप जो है दी जाएगी, राइट। माइनर चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं इंडियन सिटीजन्स के ही जो बच्चे हैं, तो उनको भी रजिस्टर करवाना होता है। आपने सुना ही होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो क्यों लेते हैं हम बर्थ सर्टिफिकेट, क्यों रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? सो दैट कि वो जो बच्चा है वो इंडिया का सिटीजन बन पाए, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सके, राइट। जो भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो उसके बन पाए, राइट। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड। अब कोई भी पर्सन है 18 ईयर से ऊपर है, अगर उसके पेरेंट्स इंडियन है तो वो भी इंडियन बन सकता है, राइट। पेरेंट्स इंडियन है तो वो जो पर्सन है वो भी इंडियन की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कोई भी पर्सन या उसके जो पेरेंट्स है पहले वो इंडिया के सिटीजन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन वो पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहे हैं। किसी कारण बीच में वो किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं, लेकिन वापस आकर वो 12 महीने से कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया में, राइट, full age and capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India। पहले वो independent इंडिया के सिटीजन थे, राइट, इंडिपेंडेंट इंडिया के वो सिटीजन थे, बीच में वो किसी वजह से दूसरी कंट्री में चले गए, उनकी सिटीजनशिप खो गई, लेकिन वापस आकर वो पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहे हैं, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है OCI का। A person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years। OCI क्या होता है? Overseas Citizen of India। OCI क्या होता है? ये एक कार्ड होता है जो इशू किया जाता है स्पेशली जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा रहते हैं, राइट। जैसे कि US हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं और वो अपनी कंट्री में भी वापस आते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या किसी भी रीज़न से, बीच बीच में हर साल बाद या 2 साल बाद आ रहे हैं।
तो अब ये ऐसे क्या होते हैं, वो वहाँ पे सेटल हैं ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूएस में, वहाँ की सिटीजनशिप है उनके पास, तो वो जब इंडिया आते हैं तो उनको इंडिया के लिए वीज़ा लगवाना पड़ता है। स्पेशली पूरा जो वीज़े का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है, फिर वीज़ा लगता है, फिर वो इंडिया आ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ओसीआई कार्ड बनवा लेते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड बनवा लेते हैं। अब इसकी वैलिडिटी तो वैसे लाइफ लॉन्ग ही होती है ओसीआई कार्ड की, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे पासपोर्ट एक्सपायर हुआ उसके बाद नया पासपोर्ट बना, इसको भी अपडेट करना पड़ता है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है। तो अब वो ओसीआई कार्ड बनवाते हैं, इस कार्ड के थ्रू उनको मल्टीपल इंडिया की जो एंट्री है वो मिल जाती है विदाउट वीज़ा। तो अब ओसीआई कार्ड है किसी पर्सन के पास, तो उसने इंडिया आना है तो उसको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली टिकट ली और इंडिया पहुंच जाते हैं। छोटा मोटा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं और इंडिया आ जाते हैं। पूरा का पूरा जो वीज़ा लगवाने का लॉन्ग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो बार बार इंडिया आते हैं वो ओसीआई कार्ड ले लेते हैं, राइट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ओसीआई कार्ड है, 5 साल से ओसीआई कार्ड उसने बना रखा है, राइट, तो हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, अब ओसीआई कार्ड है, राइट, बार बार इंडिया आ रहा है जा रहा है, लेकिन सडनली उसने सोचा कि नहीं अब मुझे इंडिया में ही रहना है, अब इंडिया में रहना है, इंडिया की फैसिलिटीज चाहिए, तो इंडिया की सिटीजनशिप तो लेनी पड़ेगी ना। अब ओसीआई कार्ड होल्डर सिटीजन तो होते नहीं है, तो उसके लिए उस पर्सन को 12 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा, राइट। 12 महीने तक इंडिया में रहने के बाद क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एप्लीकेशन लगवा सकता है रजिस्ट्रेशन की, राइट। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए क्या कंडीशन है, 5 साल से किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो वो इंडिया का सिटीजन कैसे बन सकता है, 12 महीने तक इंडिया में रहेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है, राइट। तो फोर्थ मेथड आता है बाय नेचुरलाइजेशन। अब जो हमने लास्ट देखा था बाय रजिस्ट्रेशन, तो बाय रजिस्ट्रेशन में लास्ट में एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जिसमें था कि अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन आपको इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है तो सिटीजनशिप लेने से पहले आपको एक ओथ लेनी पड़ती है। तो अगर आप ओथ लेने के लिए तैयार हो तो आपको सिटीजनशिप दी जाती है, राइट। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन में क्या कंडीशंस है, अब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे सकती है किसी भी पर्सन को। हाँ, शर्त ये है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ फॉलोइंग जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दे रखी है, जो कंडीशंस दे रखी है, वो फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि एक तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी थी कि जो वहाँ पे 6-7 कंडीशंस दे रखी थी उनमें से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए, राइट। रजिस्ट्रेशन में एक फुलफिल करनी थी, लेकिन नेचुरलाइजेशन के केस में सारी की सारी जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है वो पूरी की पूरी फुलफिल करनी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है he she is not subject or citizen of any country where citizens of India are prevented। कोई ऐसी कंट्री से वो पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको के इंडिया में सिटीजनशिप दी ही नहीं जाती, राइट। तो उस पर्सन को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो जिस कंट्री की सिटीजनशिप उस बंदे के पास है तो वो सिटीजनशिप उसको छोड़नी पड़ेगी। रिनाउंस मीन्स उस कंट्री की सिटीजनशिप उसको छोड़नी पड़ेगी एप्लीकेशन देने से पहले, तभी गवर्नमेंट जो है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी अगर वो अपनी जो दूसरी कंट्री है उसकी सिटीजनशिप छोड़ेगा, राइट। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ ही शी हैज ईदर रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर वो पर्सन पिछले 12 महीने से या 1 साल से इंडिया में रह रहा है या फिर इंडिया में कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो उस केस में उसको वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने से इंडिया में रह रहा है और 6 महीने से गवर्नमेंट सर्विस में है, राइट। तो कोई किसी भी तरह से पार्टली भी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि 12 महीने से पहले भी जो 14 ईयर्स है, 12 महीने से इमीडिएटली पहले 14 साल से वो या तो इंडिया में रहता हो या इंडिया में किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, राइट। तो उस कंडीशन में वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए।
लेकिन बाद में फिर वही अमेंडमेंट होती रहती है एक्ट में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 के अंदर, जिसमें ये जो 14 ईयर्स का टाइम पीरियड था इसको कम करके कितना कर दिया गया, 5 ईयर्स का टाइम पीरियड कर दिया गया। और ये जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था 6 कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। 6 कम्युनिटीज़ के लिए ये एक्ट था। और कौन सी कंट्रीज़ के लिए था, ये 3 कंट्रीज़ के लोगों के लिए था। कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज़ है यहाँ पे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। 3 कंट्रीज़ कौन सी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन 3 कंट्री से, इन 6 कम्युनिटी से कोई भी पर्सन आया है तो अगर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है तो ठीक है, उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, राइट। गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। 6th क्या है कि 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस दे रखी है, इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज उस पर्सन को आती होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि इन द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम हर शी इंटेंड्स टू रिजाइड इन इंडिया और एंटर इनटू और कंटिन्यू इन। अब कोई भी पर्सन है उसको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है, तो उसके बाद उसको कंटिन्यूसली इंडिया में रहना पड़ेगा, या फिर जो भी वो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है वो सर्विस उसको आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। या फिर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सोसाइटी का मेंबर है या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वो अपनी जो भी इसकी टर्म है उसको वो कंटिन्यू करेगा, राइट। अब एक यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन सभी कंडीशंस को वेव ऑफ भी कर सकती है। किस कंडीशन में, वो कंडीशन ये है कि अगर उस पर्सन ने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो, कुछ अलग काम किया हो, तो उस केस में उस पर्सन को जो अबव कंडीशंस हमने 7 कंडीशंस पढ़ी है वो फुलफिल नहीं भी कर रहा तो उस केस में भी उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है, राइट। तो जो भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन है उसको एट द एंड ओथ ऑफ एलिजेंस जो है वो लेनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब कोई फॉरेन टेरिटरी है, कोई भी यहाँ पे फॉरेन टेरिटरी है, ये इंडिया का पार्ट पहले नहीं थी, बाद में इंडिया ने इस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, तो इस टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनको भी जो सिटीजनशिप है वो दे दी जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना बाद में, तो उसके बाद वहाँ के जो लोग थे वो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी गई अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। तो यहाँ पे इन लोगों को उस डेट से सिटीजनशिप दी जाएगी जिस डेट पे उस टेरिटरी को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये टेरिटरी इंडिया का पार्ट है, राइट। तो उस डेट से वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। इसके अलावा 1975 के अंदर सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, तो सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तो सिक्किम के जो लोग थे उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी गई। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड क्या है, असम अकॉर्ड एक एग्रीमेंट है जो 1985 के अंदर साइन हुआ था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया, तो इस एक्ट के थ्रू कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए थे। असम के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनसे रिलेटेड ये प्रोविजंस थे कि असम में कौन से लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, राइट। तो विच रिलेटेड टू द फॉरनर्स इशू। अब ये जो अकॉर्ड साइन हुआ था वो इसलिए साइन हुआ था कि असम के अंदर फॉरनर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे थे, तो इसीलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने असम अकॉर्ड जो था 1985 में साइन किया था, राइट। क्या दे रखा है असम अकॉर्ड के अंदर, असम अकॉर्ड के अंदर क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑल पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन। अब देखो कोई पर्सन बांग्लादेश से आया है तो अल्टीमेटली वो इंडियन ओरिजिन का ही होगा क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, तो अल्टीमेटली वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है। तो कोई भी पर्सन जो कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आया है, राइट, बांग्लादेश से असम में आया है और तब से लेकर जब वो असम में उसने एंट्री करी तब से लेकर वो असम के अंदर ही रह रहा है, राइट। तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी उस डेट से एज फ्रॉम 1 जनवरी 1966,
राइट। तो कोई भी पर्सन जो 1 जनवरी, डेट क्या है, 1 जनवरी 1966, इस डेट से पहले जो बांग्लादेश से इंडिया में आया है, इंडिया में भी स्पेसिफिकली कहाँ, असम के अंदर आया है, वहां पे उस डेट से रह रहा है, तो उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। राइट। तो सेकंड क्या है कि एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये तो 1966 तक की बात थी। अब कोई भी वो पर्सन जो बांग्लादेश से असम आया है 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में, डेट क्या है, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बांग्लादेश से असम के अंदर आ रहा है और तब से वहीं पे रह रहा है। राइट। तो अब वैसे तो कोई पर्सन बताएगा नहीं, लेकिन अगर वो पर्सन डिटेक्ट हो जाता है, राइट, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको अगर डिटेक्ट कर लिया कि ये फॉरेनर है, बांग्लादेश से आया हुआ है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा। राइट। तो वो जो पर्सन है, यहाँ पे सपोज ए पर्सन है जो 1966 से 71 के बीच में असम में आकर रह रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे रह रहा है, फॉरेनर है, 66 के बाद आया है 1 जनवरी 1966 से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर्सन को उठाएगी, उठाकर इसको क्या करेगी, रजिस्टर करेगी। राइट। तो जब उसको रजिस्टर किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल में के बाद, जब भी उसको रजिस्टर किया गया है, रजिस्ट्रेशन के 10 साल बाद उसको दी जाएगी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इस 10 साल में उसको जो इंडियन सिटीजन को जितने भी राइट्स दिए जाते हैं वो सारे राइट्स उस पर्सन को दिए जाएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है सारे के सारे वो इंजॉय करेगा, साथ ही साथ उसकी इंडिया के लिए ड्यूटीज भी जो बनती है वो देगा। जैसे टैक्स पे करने की ड्यूटी है, सपोज वो बिजनेसमैन है तो वो टैक्स भी पे करेगा, एक्सेप्ट राइट टू वोट। तो ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इन 10 साल में उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे इन 10 साल में। इसके अलावा जो भी राइट्स इंडियन सिटीजन एंजॉय कर रहा है वो उस पर्सन को भी दिए जाएंगे। राइट। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोविजंस एड टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसमें आता है बहुत ही हमारा फेमस एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये जो एक्ट है ये 6 कम्युनिटीज के लिए पास किया गया था। कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज है हम देख चुके हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज। ये कम्युनिटीज 3 कंट्रीज से जो आई हुई है। 3 कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन 3 कंट्रीज से ये जो 6 कम्युनिटीज के लोग आए हुए हैं, तो इनके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था, जिसको लेकर बहुत सारे राइट्स भी हुए थे। राइट्स क्यों हुए थे, यहाँ पे राइट्स किए रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम्स इसमें ऐड नहीं किए गए थे। क्यों नहीं ऐड किए गए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि ये जो तीनों कंट्रीज है ये ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, तो वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं तो उनको ऐसा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ये वहाँ भी माइनॉरिटी में है, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम्स फेस ये कर रही है वहां पे, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया में आना चाहती है तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। राइट। तो क्राइटेरिया क्या है वो भी हम देखेंगे। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सर्टिफिकेट जो भी है रजिस्ट्रेशन करेगी, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी इन लोगों को, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिया जाएगा अगर ये स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि जो 2014 से पहले आए हुए हैं वो 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। राइट। हाँ, अगर कोई पर्सन है उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है इलीगल माइग्रेशन की, तो उस पर्सन को तब तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी जब तक उसकी प्रोसीडिंग्स जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। राइट। तो तब तक के लिए उसकी जो सिटीजनशिप है
उसको होल्ड पे रखा जाएगा। अब ये जो प्रोविजंस दे रखे गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, ये जो प्रोविजंस दे रखे हैं, ये प्रोविजंस कुछ एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। कौन से एरिया है? जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज है, तो इन ट्राइबल एरियाज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ट्राइबल एरियाज है ये आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर, राइट। तो इनको 6th शेड्यूल के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसीलिए ये जो ट्राइबल एरिया है तो वहां पे ये प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल नहीं होते। या फिर जो इनर लाइन एरिया है, राइट, इनर लाइन एरिया 1873 में नोटिफाई किया गया था। तो ये जो एरिया है ये भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का ही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर। अब या वहां पे क्या है कि वहां पे जो इनर लाइन एरिया आता है वहां पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास इनर लाइन परमिट है, राइट। तो इनर लाइन परमिट वाले लोग ही वहां पे जा सकते हैं। तो इन एरियाज में, इनर लाइन एरियाज में ये जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो कौन से मेथड के थ्रू या कौन से तरीके हैं जिससे हमारी इंडियन सिटीजनशिप खत्म भी हो सकती है? तो ये कितने मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं? 3 मेथड्स दे रखे हैं जिसके थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप हम लूज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें रिनंसिएशन, सेकंड आता है टर्मिनेशन और थर्ड आता है डेप्रिविएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि हमने खुद अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने किसी दूसरी कंट्री की ले ली तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई इंडिया की सिटीजनशिप। थर्ड मेथड है डेप्रिविएशन। डेप्रिविएशन का मतलब होता है कि हमारी जो इंडिया की सरकार है उसने ही हमें डेप्रिविएट कर दिया, हमसे सिटीजनशिप छीन ली गई है, हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सरकार ने हमारी सिटीजनशिप छीन ली है, राइट। तो इसको हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन में कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसकी फुल एज है, फुल एज मींस 18 इयर्स का है। अब यहाँ पे फुल एज आ रही है, उसका मतलब हर जगह 18 इयर्स ही है। तो कोई भी पर्सन जो 18 इयर्स या उससे ज्यादा का है तो उसने डिक्लेरेशन दी है। क्या डिक्लेरेशन दी है? अपनी सिटीजन रिनंसिएशन की, कि वो अपनी सिटीजन छोड़ रहा है, राइट। इंडियन सिटीजनशिप की उसने डिक्लेरेशन दी है। तो अब क्या होता है, डिक्लेरेशन में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन होगी उस डिक्लेरेशन की और उसके बाद उस पर्सन की जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस पर्सन ने ये डिक्लेरेशन, जो रिनंसिएशन की डिक्लेरेशन है, ये वॉर के टाइम पे दी है, जब ऐसी वॉर जहां पे इंडिया भी इंगेज्ड है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको विदहेल्ड भी कर सकती है, कुछ टाइम के लिए रोक भी सकती है जो रजिस्ट्रेशन की डिक्लेरेशन दी गई है, राइट। अब अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा है तो उस केस में उस पर्सन के अगर कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड जो 18 ईयर से कम एज का है, अगर उसका कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी भी सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा जब फुल एज का हो जाएगा, वो बच्चा जब 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो अगर वो चाहे तो वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है विद इन 1 ईयर। जैसे ही वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा उसके बाद विद इन 1 ईयर वो चाहे तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, राइट। सेकंड मेथड आता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है कि किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो उस केस में उस पर्सन की जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, राइट। अगेन सेम कंडीशन है, वॉर के टाइम पे ये जो कंडीशन है, जो टर्मिनेशन की जो प्रोविजन है, ये अप्लाई नहीं होता। फिर थर्ड है बाय डेप्रिविएशन। डेप्रिविएशन में कुछ जो रीजंस है, जिस केसेस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन की जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकती है। सरकार चाहे तो सरकार भी किसी पर्सन की जो सिटीजनशिप है उसको छीन सकती है। तो कौन कौन से केसेस है इसमें? सबसे पहले आता है कि अगर किसी पर्सन ने इंडिया की सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ली है।
फ्रॉड मीन्स इलीगल तरीके से, जैसे कोई इलीगल डॉक्यूमेंट बनाए, उसके बेसिस पे इंडिया की सिटीजनशिप उस पर्सन ने ले ली, लेकिन कल को हमारी सरकार को पता चल जाता है कि इसने फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप ली है, तो उस केस में उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। सेकंड है, अगर कोई भी पर्सन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयलिटी शो कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा, तो उस केस में उस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड क्या है कि वॉर की सिचुएशन है, वॉर चल रही है इंडिया की, उस केस में कोई भी पर्सन अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है उस कंट्री के साथ, स्पेसिफिकली जिसके साथ इंडिया की लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, जिस कंट्री के साथ, सपोज यहाँ पे कोई भी कंट्री है XYZ, इस कंट्री के साथ ऑलरेडी इंडिया की वॉर चल रही है, और कोई यहाँ पे पर्सन आता है और ये पर्सन क्या है, इस कंट्री के साथ अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, या इसका कम्युनिकेशन हो रहा है इस कंट्री के साथ, इंडिया की कोई इंफॉर्मेशन उनको बता रहा है, तो उस केस में ये जो पर्सन है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर्सन की सिटीजनशिप खत्म कर देगी, राइट। अब किसी पर्सन ने सिटीजनशिप ली है रजिस्ट्रेशन के थ्रू या बाय नेचुरलाइजेशन, तो उस केस में क्या होता है कि विद इन 5 ईयर अगर उस पर्सन की किसी भी कंट्री के अंदर उस पर्सन को इम्प्रिजन किया जाता है, कि उस पर्सन को किसी भी कंट्री के अंदर उस पे कोई केस चल रहा है, वहां पे उसको इम्प्रिजन किया जाता है, तो उस केस में उस पर्सन की जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, अब उस पर्सन ने बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, 2 साल के बाद पता चला कि किसी दूसरी कंट्री में उसके अगेंस्ट कोई भी कन्विक्शन हुई है, जहां पे उसको सजा हो गई है 2 साल की, या कोई भी है 2-3 साल की, तो उस केस में उस पर्सन की जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, राइट। या कोई भी इंडिया का पर्सन जो लगातार 7 साल तक किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है, तो उस केस में भी उस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। क्या है ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? सितंबर 2000 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी, किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के लिए, राइट, जिसके चेयरमैन थे LM सिंघवी। तो सिंघवी कमेटी भी इसको बोला जाता है। तो इसके LM सिंघवी की चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी सेटअप करी गई। अब इस कमेटी ने क्या देखा? इस कमेटी ने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करी कि कौन सी कंट्री में इंडिया के लोग रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग जो है ज्यादातर माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो UK, US अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहां पे क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। मोस्टली जो इंडिया के लोग हैं इन कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो वहां पे जो LM सिंघवी कमेटी थी, इनके चेयरमैनशिप के अंडर जो कमेटी बनी थी, तो उन्होंने ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा की कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करी। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ मेजर्स रिकमेंड करे। तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2022 के अंदर, राइट। तो सितंबर 2000 के अंदर ये कमेटी बनी थी, जनवरी 2002 के अंदर इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई। तो अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी? फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी जाएगी, और अमेंडमेंट के थ्रू डुअल सिटीजनशिप ग्रांट करी जाएगी किनको? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर जहां पे PIO रह रहे हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन होते हैं ये PIO? PI वो होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो चुके हैं, उस कंट्री का पासपोर्ट उनके पास है, उस कंट्री की सिटीजनशिप उनके पास है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो PIO है उनको डुअल सिटीजनशिप ग्रांट करी जाएगी, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए ही ये डुअल सिटीजनशिप जो था प्रोविजन हम लेकर आए थे, जो ये कमेटी लेकर आई थी। तो अकॉर्डिंगली फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अंदर, जिसके थ्रू आया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट।
तो वहां पे प्रोविजंस दिए गए इस एक्ट के अंदर जिसके थ्रू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर करी जा सकती है बाय द PIOs ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज इन्होंने स्पेसिफाई करी कि 16 कंट्रीज के अंदर जो PIO रह रहे हैं, राइट, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं लेकिन वहां पे वो रह रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ली हुई है। तो ये जो 16 कंट्रीज में PIO है इनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। किसको छोड़कर? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को छोड़कर। ये दो कंट्रीज इसमें नहीं आती, इन दोनों को छोड़कर 16 कंट्रीज की इन्होंने एक लिस्ट दी जिसमें जो PIO रह रहे हैं उनको OCI जो है वो दी जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे एक और मेजर चेंज हुई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर। वो क्या थी कि पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का प्रोविजन हुआ करता था। जो सिटीजनशिप एक्ट आया था ना 1955 का जो एक्ट आया था, तो इस एक्ट के अंदर क्या था? कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का एक प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सिटीजनशिप के जो मेथड्स हैं वो कुछ हमने भी अडॉप्ट किए हुए थे, राइट। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का जो प्रोविजन था इसको हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया और हम लेकर आए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रोविजन, राइट। उसके बाद ये जो एक्ट था 2003 का, ये जो एक्ट था तो फिर से इसमें अमेंडमेंट हुई 2005 के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले जो 16 कंट्रीज थी अब इन्होंने सभी कंट्रीज के लिए ही ओपन कर दिया कि सभी कंट्रीज में। अब यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की, ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर और कहीं भी जो PIO रह रहे हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रह रहे हैं, तो उनको OCI ग्रांट करी जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ग्रांट करी जाएगी। कंडीशन क्या है कि जो उनकी होम कंट्री है अगर वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है, अगर वहां के लोकल लॉज अलाउ कर रहे हैं, तो इंडिया को OCI देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब OCI में क्या होता है, OCI का बेनिफिट क्या है कि आपको इंडिया आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जो PIO होते हैं, अब इन्होंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो अब जब वो इंडिया आएंगे तो उनको वीजा लेना पड़ता है, लेकिन जो OCI है उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो बिना वीजा लिए वो इंडिया में कभी भी एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो अगर उस कंट्री के, जिस कंट्री की उन्होंने सिटीजनशिप ली है, उनके जो लोकल लॉज अलाउ कर रहे हैं डुअल सिटीजनशिप, तो इंडिया को OCI देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगेन आर्टिकल 9 आ जाता है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है कि हम यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं कि डुअल सिटीजनशिप हम इंडिया देगा, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डुअल सिटीजनशिप जो है वो वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डुअल सिटीजनशिप है ही नहीं है, डुअल नेशनलिटी है ही नहीं है। हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, राइट। तो अब यहाँ पे हम वर्ड डुअल सिटीजनशिप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जो OCI जिनके पास है ना, उनको इंडिया के पूरे बेनिफिट्स जो एक इंडियन सिटीजन को मिल रहे हैं वो OCI वालों को नहीं मिल रहे हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे चलकर इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या आती है, जो एक सिटीजन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो OCI को कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो नहीं दिए जाते, राइट। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अब यहाँ पे जो 2005 के अंदर ये डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि भाई डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में फिर से इसमें अमेंडमेंट हुई, जो भी 2003 में हुई, 5 में हुई, उसके बाद 2015 के अंदर फिर से अमेंडमेंट हुई। उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि जो OCI था, OCI में कुछ मॉडिफिकेशंस करी गई, कुछ चेंजेस करी गई। तो इन चेंजेस के थ्रू एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई जिसका नाम क्या था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। नाम क्या दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो नई स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी 2015 के अंदर।
अब ये जो स्कीम आई थी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, ये स्कीम ये लेकर आए थे पीआईओ कार्ड स्कीम एंड ओसीआई कार्ड स्कीम को मर्ज करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीआईओ एंड ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, जो पीआईओ था उसके अलग उनको बेनिफिट्स होते थे, ओसीआई के अलग बेनिफिट्स होते थे, क्योंकि एक पीआईओ कार्ड होल्डर है, दूसरा ओसीआई कार्ड होल्डर है, राइट। तो दोनों के अलग अलग जो थे बेनिफिट्स होते थे, अपने अपने फायदे नुकसान थे दोनों के। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 2015 के अंदर इन्होंने दोनों स्कीम को मर्ज करके एक ही स्कीम बना दी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, राइट। अब जो पीआईओ स्कीम थी, पीआईओ कार्ड स्कीम थी, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 19 अगस्त 2002 के अंदर, राइट। उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम आ गई। ओसीआई कार्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई, दिसंबर 2 2005 के अंदर। पहले बातचीत हुई ओसीआई के बारे में, उसके बाद ये स्कीम जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोनों स्कीम पैरेलली चल रही है, राइट। एक साइड पीआईओ चल रही है स्कीम, दूसरी साइड ओसीआई स्कीम चल रही है। अब इसके अपने फायदे नुकसान है, ओसीआई के अपने फायदे नुकसान है, राइट। अब जो लोग जब अप्लाई करते थे तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि किसके लिए अप्लाई करें, पीआईओ के लिए अप्लाई करें या ओसीआई के लिए अप्लाई करें। अब दोनों को अगर कंपेयर करते थे तो जो ओसीआई कार्ड स्कीम थी ये ज्यादा पॉपुलर थी, राइट। इसमें थोड़े बेनिफिट्स ज्यादा मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स थे, जो अप्लाई करते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे जब अप्लाई करते थे। अब जब वो दोनों के बेनिफिट्स को या जो भी नुकसान थे उनको कंपेयर करते थे तो उनको समझ नहीं आती थी कि वो किसके लिए रजिस्टर करें या किसके लिए अप्लाई करें। तो उन्हीं की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों स्कीम को मर्ज करके एक ही स्कीम बनाई गई, और दोनों स्कीम के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो दोनों एक ही स्कीम के अंदर ये लेकर आए, जिसको नाम दिया गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, राइट। तो 2015 के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसके थ्रू इसको इनेक्ट किया गया। अब उसके बाद 9 जनवरी 2015 से जो पीआईओ स्कीम थी इसको खत्म कर दिया गया, राइट। तो जितने भी पीआईओ स्कीम के अंदर पहले जो थे पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे तो उनको अब क्या कर दिया गया, ऑटोमेटिकली उनको ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 9 जनवरी 2015। तो पीआईओ जो स्कीम थी ये 9 जनवरी 2015 को खत्म हो गई, और जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे उनको ओसीआई कार्ड होल्डर में बदल दिया गया, राइट। तो ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो आया, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, राइट। दोनों स्कीम्स को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम थी इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब स्कीम का नाम क्या पड़ गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। अब इस स्कीम के जो मेजर प्रोविजंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोविजन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा और कौन एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, हमारी भारत सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रजिस्टर करेगी एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, राइट। कंडीशंस क्या है, किस किस को रजिस्टर किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। कोई भी पर्सन जो फुल एज का है यानी कि 18 इयर्स का है तो उसको रजिस्टर किया जाएगा। कंडीशंस क्या है, अगर वो पर्सन किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, एट प्रेजेंट वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन किसी टाइम पे वो इंडिया का सिटीजन था, बाद में किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो गया, वहां की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन एट प्रेजेंट वो उस कंट्री का सिटीजन है लेकिन किसी टाइम पे तो इंडिया का भी सिटीजन था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद अगर वो इंडिया का सिटीजन था और उसके बाद वो दूसरी कंट्री में जाकर वहां का सिटीजन बन गया तो अब वो ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस के लिए
अप्लाई कर रहा है तो हमारी भारत सरकार उसको रजिस्टर करेगी एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है। अब देखो ओसीआई स्टेटस तो उसी को ही मिलेगा जो दूसरी कंट्री का है, राइट। तो ये कंडीशन तो हर में रहेगी ही रहेगी कि दूसरी कंट्री का वो सिटीजन है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, राइट। मींस कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन था, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम पे वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, लेकिन किसी वजह से बना नहीं है। तो अगर वो चाहे तो उसको भी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस दिया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, राइट। दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद वो टेरिटरी जहां पे वो रहता था, राइट, अभी एट प्रेजेंट किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन पहले वो उस टेरिटरी में रह रहा था जो टेरिटरी 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया के पास आ गई। तो वो जो पर्सन है उसको भी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन उसको भी उसकी रजिस्ट्रेशन करी जाएगी, राइट। Who is a child or grandchild or a great grandchild of such person? बच्चे हैं, उनके आगे ग्रैंड चाइल्ड हैं, जैसे बच्चे हो गए, पोते हो गए, आगे उनके जो बच्चे होते हैं वो हो गए, तो वो भी इंडिया के ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस के लिए एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लॉज ए के अंदर, क्लॉज ए में क्या दे रखा है कि जो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है एट प्रेजेंट, लेकिन किसी टाइम पे वो इंडिया का सिटीजन था, राइट, तो उसके जो माइनर चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनको भी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन उनकी भी करी जाएगी, वो एलिजिबल है, राइट। अ पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर, और वन ऑफ द पेरेंट्स, कोई भी माइनर चाइल्ड है, बच्चा है, उसके दोनों पेरेंट्स या तो किसी टाइम पे इंडिया के सिटीजन थे या दोनों में से एक पेरेंट सिटीजन था, तो वो जो माइनर चाइल्ड है उसकी भी रजिस्ट्रेशन करी जाएगी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस के लिए, राइट। अब स्पाउस की बात आती है। अब कोई पर्सन है, राइट, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, दूसरी कंट्री में गया, वहां पे सेटल हो गया, वहां पे सेटल होने के बाद इंडिया का ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस उसने ले लिया, लेकिन कल को ये जो बंदा है, इस बंदे की जिसके साथ शादी हो रही है, ये जो है ये फॉरेनर है। ये कौन है? ये फॉरेनर है, फॉरेन ओरिजिन की है या फॉरेन ओरिजिन का है, राइट। तो ये जो स्पाउस इसका फॉरेन ओरिजिन का है, ये भी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस के लिए एलिजिबल हो जाएगा जब इन दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि शादी को 2 साल के बाद, जब शादी को 2 साल हो जाएंगे, रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए। जिस डेट पे इन दोनों की मैरिज रजिस्टर हुई है उसके 2 साल बाद ये ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस के लिए जो फॉरेन ओरिजिन का है वो अप्लाई कर सकता है और उसको ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस दिया जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें एक्सेप्शन क्या है। अब ये तो अब तक हमने कंडीशंस पढ़ी कि कौन कौन सी कंडीशंस में जो ओसीआई के लिए रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन अब वो पर्सन, हमने पहले जब हम पढ़ रहे थे ओसीआई के बारे में तो वहां पे हमने देखा था कि इनिशियली 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए हमने अलाउ किया था ओसीआई, लेकिन उसके बाद हमने सभी कंट्रीज के लिए अलाउ कर दिया था एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी सेम वही एक्सेप्शन है कि पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इज और हैड बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन थे किसी टाइम पे, तो उनको ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस नहीं दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर की रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो ये 2 कंट्रीज जो है ये एक्सेप्शन है। अब कोई पर्सन है लेकिन उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं तो उनको ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस नहीं दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करी जाएगी उनकी, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। अब जिनको ओसीआई कार्ड मिल चुका है अब उनको कौन कौन से इंडिया के अंदर राइट्स दिए जाएंगे।
तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो सभी राइट्स दिए जाएंगे जो हमारी सेंटर की सरकार जो है स्पेसिफाई करेगी अपने बिहाफ पे, वो सारे के सारे राइट्स ओसीआई कार्ड होल्डर को दिए जाएंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से राइट्स है जो उनको नहीं दिए जाएंगे, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड। अब राइट्स तो बहुत सारे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही है। तो कौन कौन से राइट्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में आकर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इक्वालिटी राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा ओसीआई कार्ड होल्डर अंडर आर्टिकल 58। अंडर आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अंडर आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अंडर आर्टिकल 217 हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा, राइट। राइट टू वोट उसके पास नहीं होगा, एज अ वोटर उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं बन सकता, ना तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ना ही राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर में ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा किसी भी पब्लिक सर्विस के अंदर किसी भी पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस की अपॉइंटमेंट के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है तो उस पर्टिकुलर एक आदि जो सर्विस या पोस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है। अदरवाइज जो मोस्टली मेजर जो पब्लिक सेक्टर में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है उसके लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। किस तरह से कोई पर्सन जो है अपना ओसीआई स्टेटस जो है उसको रिनंसिएट कर सकता है, उसको जो है छोड़ सकता है, अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, राइट। फर्स्ट है वही डेक्लारेशन कर सकता है, रिनंसिंग हिज आर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्टेटस। उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं छोड़ रहा हूं अपनी ओसीआई जो कार्ड होल्डर स्टेटस है उसको छोड़ रहा हूं। तो उसके लिए पहले क्या होगा? पहले वो डेक्लारेशन देगा अपनी छोड़ने के लिए। डेक्लारेशन के बाद फिर जो सेंटर की सरकार है वो उसको रजिस्टर करेगी, उसकी जो डेक्लारेशन है उसको रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद जो उसका जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, राइट। जो स्टेटस है ओसीआई का वो खत्म हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप है छोड़ने के। पहले डिक्लेरेशन, फिर हमारी सेंटर की सरकार उसको रजिस्टर करेगी। रजिस्टर करने के बाद उसका जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है वेयर अ पर्सन सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर द स्पाउस ऑफ फॉरेन रीजन ऑफ दैट पर्सन। अब कोई पर्सन है, राइट, जैसे हमने पहले देखा था, इसकी शादी हुई है किसी फॉरेनर के साथ, राइट। तो इस फॉरेनर को इस पर्सन की वजह से ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस मिला था, लेकिन कल को इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है, या फिर ये जो पर्सन है ये पर्सन खुद अपनी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस छोड़ रहा है। तो अगर ये पर्सन अपना ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस छोड़ देगा तो ये जो फॉरेन रीजन का है उसका स्पाउस जो है उसका भी जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, right? The spouse of the foreign origin of that person and every minor child of that person। और इनके अगर कोई बच्चे भी हैं आगे तो उनका भी ओसीआई जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा इस पर्सन के साथ ही, क्योंकि इसकी वजह से ही ये जो फॉरेन स्पाउस था इसको ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस मिला था। तो अगर ये पर्सन खुद छोड़ रहा है तो इसके स्पाउस का और बच्चों का भी ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस जो है खत्म हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन आती है कैंसलेशन। कौन कौन से केसेस में इंडिया की जो सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस जो है या रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है? तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आती है? फर्स्ट आती है कि अगर किसी ने ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस जो है वो बाय फ्रॉड लिया है, धोखेधड़ी से लिया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया है, या कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट्स, कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाकर
ओसीआई जो स्टेटस है, कार्ड होल्डर स्टेटस जो है वो लिया है, तो कल को जाकर हमारी सरकार को पता चलता है कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे, वो बंदा फ्रॉड है, तो उस केस में हमारी सरकार उसका जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस है उसको कैंसल कर सकती है। राइट। सेकंड क्या है, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही वो पर्सनल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका स्टेटस हमारी सरकार कैंसिल कर देगी। थर्ड क्या है, वॉर के टाइम पे जिस वॉर में इंडिया भी इंगेज्ड है, सपोज कोई भी XYZ कोई कंट्री है, इसके साथ इंडिया की वॉर चल रही है, और यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसके पास OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है, ये पर्सन क्या है, इसके साथ ट्रेड कर रहा है, इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंडिया की इंफॉर्मेशन इनको दे रहा है, तो उस केस में इस पर्सन का जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। राइट। या फिर OCI की रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 5 ईयर उस पर्सन को किसी भी कंट्री के अंदर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है, सजा सुनाई जाती है, तो उस केस में भी उसका जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर वो वायलेट कर रहा है हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस को, तो उस केस में भी उसका जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज स्पेसिफाई किए हैं उन लॉज के प्रोविजंस को नहीं मान रहा, उसको वायलेट कर रहा है, या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, तो उसका जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोविजन था इसको ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। राइट। इसके अलावा अब जिसके पास OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है उसके लिए जरूरी है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखे, इंडिया की सिक्योरिटी को, इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करे फॉरेन कंट्रीज के साथ, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। ऐसे नहीं है कि इंडिया में आया 1 महीने के लिए और किसी की बात ही नहीं सुन रहा, इंडिया के बारे में ही गलत बोल रहा है दूसरी कंट्री में जाकर, तो उस केस में भी उसकी जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। राइट। और लास्ट केस आता है मैरिज का। अब मैरिज के थ्रू, अब हमने देखा था कि एक पर्सन है, इसकी शादी हो गई फॉरेनर के साथ, अब ये जो फॉरेनर है, ये तो फॉरेनर है, इसको भी OCI कार्ड होल्डर स्टेटस मिल सकता है। अगर इसके पास OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है तो ये जो फॉरेनर स्पाउस है उसका, तो इसको भी OCI कार्ड होल्डर स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर इन दोनों का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स के बाद ये जो फॉरेनर है इसका OCI कार्ड होल्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसके पास रहेगा, लेकिन डिवोर्स के बाद इसका कैंसिल हो जाएगा, जो फॉरेनर स्पाउस है उसका कैंसिल हो जाएगा। राइट। या फिर क्या है, बाईगैमी की कंडीशन आ जाती है। बाईगैमी में क्या होता है, बाईगैमी में होता है कि ये वाला जो फॉरेनर स्पाउस है, फॉरेनर स्पाउस ने इसके साथ भी शादी उसकी चल रही है, लेकिन इसने साथ ही साथ किसी और के साथ भी शादी कर ली है। राइट। तो उस केस में भी जो फॉरेनर स्पाउस है उसका जो OCI कार्ड होल्डर स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। राइट। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसमें आता है आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक सबकी हम हेडिंग यहाँ पे देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 5 है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप के क्या रूल थे, किसको सिटीजनशिप दी गई थी, तो उसके बारे में जो प्रोविजंस है वो दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 5 के अंदर। तो डोमिसाइल वाला हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वही आता है आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल 6 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे सिटीजनशिप राइट्स उन लोगों के दे रखे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए थे। अब इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए उनसे तो हमें कोई मतलब है नहीं है। अब जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से देनी है, तो वो आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल 7 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब कुछ लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से दोबारा फिर से वापस इंडिया आ गए हैं रिसेटलमेंट के लिए, तो उनके क्या क्राइटेरिया है,
इंडियन सिटीजनशिप लेने का। तो ये मेंशन है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, सपोज सिंगापुर में रह रहा है, तो अब वो वापस से इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 8 में, राइट। तो आर्टिकल 5 में क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम पे सिटीजनशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? डोमिसाइल वाला, राइट। जो इंडिया का डोमिसाइल है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हैं, राइट, इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, पर्सन का बर्थ हुआ है या उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ है, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 5 आ गया। आर्टिकल 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। आर्टिकल 7 है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे फिर से वापस इंडिया आ गए। आर्टिकल 8 क्या है? जो इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका क्राइटेरिया आर्टिकल 8 में है। 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि अगर किसी के पास फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर कोई अपनी मर्जी से ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी, जो भी वहां का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो उसके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप आ जाएगी, तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के राइट्स जो हमें दिए हुए हैं वो हम आगे कंटिन्यू होते रहते हैं, राइट। तो अब ये सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कानून बनाने की पावर किसको दे रखी है? पार्लियामेंट को दे रखी है अंडर आर्टिकल 11, राइट। तो सिटीजनशिप को लेकर कोई भी लॉ बनाना है या उसको रेगुलेट करना है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के, तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, राइट। तो इसके साथ ही हमारा सिटीजन वाला चैप्टर खत्म होता है।